जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर 20 से 30 जेई मेंस और नीट के लास्ट 5 सालों के पीवाईक्यू करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, या कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, अगर आप फिजिक्स का उसमें पेपर आ रहा है तो रिविजन के लिए इससे बेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं है। क्योंकि इस 15 से 20 मिनट के अंदर मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ और कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं आता तो भी अगर आप ये भी देख लोगे तो आपका उस एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नीट 2025 में आप जाके पेपर देख लेना 4 मई को, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं क्वेश्चन से सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे मिल जाए। तो अच्छे से 15 से 20 मिनट ध्यान से देखो। नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। और उसके अलावा इससे पहले हमने लगभग पूरी 12th क्लास के चैप्टर्स कर लिए हैं, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स आज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिक गेट, सब कुछ कर चुके हैं 15 से 20 मिनट में। तो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अगर आपने इतना भी किया तो नीट में आपके 100 नंबर आ जाएंगे। लगभग 3 घंटों में मैंने पूरा 12th क्लास करवा रखा है, तो आप वो कर लीजिए, आपके 100 नंबर आ जाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। मैं 4 तारीख को आपको दिखा दूंगा। ऐसा होगा देखना कि 10 से 12 क्वेश्चन तो जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं सेम टू सेम वहां से उठ के आएंगे। पीवाईक्यूज जो मैंने करवाए ना वहां से उठ के आएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो 2 मिनट के लिए सब मौन रख लेना प्लीज, क्योंकि आप सबको पता है 2 दिन पहले अभी कश्मीर में हमारे जो भी देश के लोगों के साथ हुआ है, बेगुनाहों को मारा गया है। तो प्लीज उसके लिए 2 मिनट मौन रखो। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले 2 सेकंड रख लेता हूँ मैं। पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जो परिवार वाले हैं उनको सहने की शक्ति दे। क्योंकि ये बहुत मतलब यार, अपनी फैमिली से कोई 20-30 साल का अगर कोई इंसान जाता है तो अपन उसकी समझ ही नहीं सकते उसके दुख को। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, या कुछ भी बनो, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। मानवता कभी नहीं मरनी चाहिए, जो ह्यूमैनिटी है ना वो कभी नहीं मरनी चाहिए, उसका ध्यान रखना। बाकी इस चीज़ को अभी साइड रखते हैं, अपना एग्जाम है तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वे ऑप्टिक्स। आप प्लीज़ जिसने नहीं देखे सारे लेक्चर्स जाके देख लेना, बहुत काम के लेक्चर्स है। और कमेंट कर देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, क्योंकि आज आप कमेंट आज करोगे ना तब जाके मैं कल वो बना पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करें। तो आज अपन पढ़ेंगे वे ऑप्टिक्स। मिनिमम 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चलो आएंगे। ईजी और स्कोरिंग चैप्टर 30 पीवाईक्यू जेई मेंस और नीट के मैं इसमें यहाँ पे कराने वाला हूँ। और इनफ नीट जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो YDSC क्या होती है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, या यंग डाई स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कहा गया कि इसमें ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, दोनों कहीं ना कहीं ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं इन दोनों की लाइट्स। तो इस एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये दोनों इस पॉइंट पर गए तो ये तो थोड़ा कम चला है, ये थोड़ा ज़्यादा चला है, तो इसका पाथ कम है कहीं ना कहीं, इस नीचे वाले का पाथ कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इन दोनों के पाथ में डिफरेंस है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स। देखो, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो भी लेक्चर देख सकता है, सब कुछ एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन आप खुद करोगे, मेरे को करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कर लोगे ना। देखना, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स कहते हैं। फेज डिफरेंस जो इन दोनों के फेज में डिफरेंस आता है उसको डेल्टा फाई कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो अगर डेल्टा एक्स कहीं पे 0 होगा पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाई अपने आप 0 होना तय है। और इन दोनों का अगर कभी रिजल्टेंट पूछे एम्पलीट्यूड्स का, तो कितना होता है? R इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस डेल्टा फाई। और कभी I का नेट पूछे तो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस डेल्टा फाई। ये जो दोनों चीज़ें वो मेनली आपके जो वेव्स चैप्टर है 11th क्लास का ना, जो आपके 11th क्लास का वेव्स चैप्टर है उसमें काम में आती है। तो वहाँ पे अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वे ऑप्टिक्स में इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब देखो, जो इंटरफेरेंस होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है कंस्ट्रक्टिव, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होता है कितना होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। आप देख रहे हो तो ये सब इवन में है ना, तो 2n पाई मतलब इवन का जो मल्टीपल होगा वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। और आर मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम होना है तो A1 प्लस A2 दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। और आई मैक्सिमम होना तो क्या होगा? आई मैक्सिमम होना तो क्या हो जाएगा? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो डेल्टा एक्स होगा पार्ट डिफरेंस वो कितना होगा? n इंटू लैम्डा होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, उसमें क्या था? इवन था तो इसमें ओड हो जाएगा। डेल्टा फाई क्या होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, डैश मतलब ओड में होगा, ठीक है। और आर मिनिमम उसमें आर मैक्सिमम A1 प्लस A2 था, इसमें A1 माइनस A2 हो जाएगा। आर मिनिमम उसमें आर मैक्सिमम रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर था, इसमें क्या हो जाएगा? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, ये क्या है? 2 स्लिट है, ये एक S1 सोर्स है, ये एक S2 सोर्स है। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल d है आपके पास। और ये क्या है? एक स्क्रीन रखी हुई है आपके सामने। स्क्रीन और स्प्लिट के इसके बीच की जो डिस्टेंस वो कैपिटल D है ना। इतना अब तक समझ में आया। अब देखो, यहाँ से S1 से एक सोर्स आया यहाँ पे बिल्कुल सेंटर
पे, S2 से सोर्स आया यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे। अब ध्यान से देखोगे इन दोनों की डिस्टेंस कहीं ना कहीं सेम है ना, इन दोनों का जो पाथ है ना अगर आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं सेम है, मतलब इन दोनों के पाथ में डिफरेंस ही नहीं है, मतलब दोनों का पाथ सेम है, मतलब डेल्टा जो एक्स है पाथ डिफरेंस वो जीरो हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो डेल्टा फाई कितना था 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो आपके पास फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा फाई वो जीरो है। अगर यहाँ पे पाई होता तो डिस्ट्रक्टिव बन जाता ना। तो कभी भी सेंटर पे बात करें तो सेंटर पे जो डेल्टा एक्स होता है वो भी जीरो होता है, डेल्टा फाई भी जीरो होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और जहाँ पे सेंटर पे जो ये बनती है उसको अपन क्या कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज कहते हैं ना, सेंट्रल मैक्सिमा। और यहाँ पे व्हाइट फ्रिंज बनती है, मतलब जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है, क्योंकि सेंटर पे बन रहा है ना तो सारे कलर्स का मिक्सचर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं व्हाइट कलर। अब इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिया, यहाँ पे एक मैंने लिया, तो ये क्या है ऊपर है। अब यहाँ पे इसका पाथ कम है, इस नीचे वाले का पाथ ज्यादा, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा, फेस डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर्ड लाइट आएगी, यहाँ पे भी कुछ कलर्ड आएगी, यहाँ पे भी आप देखोगे दोनों का पाथ डिफरेंस अलग है। तो जहाँ पे भी पाथ कहीं पे डिफरेंस अलग होगा उसका फेस डिफरेंस भी अलग होगा। और वहाँ पे अगर इवन में कुछ हुआ तो वो क्या हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, ऑड में कुछ हुआ तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। देखो समझ नहीं आ रहा, बस ध्यान से सुनो, लास्ट तक आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, बस सुनते रहो। अब यहाँ पे ये वेव्स चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, अगर I1 और I2 जैसे इंटेंसिटी दोनों की सेम हो जिसको अपन I0 मान लेते हो तो क्या हो जाएगा I0 इक्वल्स टू 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, क्योंकि I1 I2 की वैल्यू रखनी है बस। इस फॉर्मूले में आपको I1 और I2 की वैल्यू रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला ही आपके पास आने वाला है। इसको अपन Imax भी बोल देते हो, Imax की वैल्यू कितनी होती है 4 I0 होती है, बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए आप। अब बात करते हैं अपन फ्रिंज विड्थ की, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हर साल लगभग, इस बार भी नीट 2025 में ऐसे क्वेश्चन आता है। इस फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो इसको काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कौन सा डी नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा। जो बड़ा वाला है, बड़ा आदमी तो हमेशा ऊपर ही रहता है, तो बड़ा वाला ऊपर आएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ऐसे ही आप याद रखो, लैम्डा डी बाई डी याद मत रखो, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल और कैपिटल भी साथ में याद रखो जिससे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं दो सक्सेसिव कोई भी दो सक्सेसिव ब्राइट या डार्क जो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इसमें कैपिटल डी का यूज नहीं करते। जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है उसमें लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ही है। यहाँ पे जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी क्या था स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस थी, वो क्या थी कैपिटल डी। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है उसमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप कुछ भी करो कुछ नहीं होना जाना। चलो पीवाईक्यू कर लेते हैं ना, पीवाईक्यू करते हैं तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कब का है, ये है आपका कोविड जो नीट 2020 कोविड हुआ था उसका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन। अब देखो सेंट्रल पे आ रही है, मैंने अभी आपको क्या बताया सेंट्रल पे आ रही है, सेंट्रल पे आ रही है तो दोनों का पाथ सेम है, तो पाथ सेम है तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा पाथ डिफरेंस, और अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो जो आपके पास ये है फेज डिफरेंस वो भी जीरो होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप 10 सेकंड में कर दोगे, बस ध्यान से देखो। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, नीट 2023 का क्वेश्चन है आपके पास। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा है कि आपके पास जो अल्फा है ना वो कांस्टेंट होगा जब आप इसको हिलाओगे, तो हिलाओगे मतलब कैपिटल डी चेंज हो रहे हो, स्क्रीन और स्प्लिट के मध्य की डिस्टेंस चेंज कर रहे हो ना आप, तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज करोगे तो अल्फा तो क्या होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, जो एंगुलर फ्रिंज की विड्थ होगी वो तो उतनी रहेगी, वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, तो बिल्कुल तगड़ी बात है, ट्रू बात बोल दी इसने। सेकंड क्या है, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। बोल रहा है कि लैम्डा जो है आपको वो बढ़ा दी तो आपके पास एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज होगा। अरे यार अल्फा इक्वल टू क्या था लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, अगर लैम्डा बढ़ाया तो ये भी बढ़ना चाहिए ना, डिक्रीज थोड़ी होगा इंक्रीज होगा, तो ये तो गलत बात है, ये फॉल्स है, ये फर्जी बात है। तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ये आपके पास नीट 2023 का क्वेश्चन आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दो चीजें बात करेंगे फिर पूरे पीवाईक्यू करेंगे। अब क्या है अपन ने अभी पढ़ा फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जिसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। अब काफी बार क्वेश्चन आता है, अब इस चीज को एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, आप ये खुद अपने आप कर लोगे। अब क्या है ना, कभी भी आपको बोले जैसे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो कभी भी ब्राइट फ्रिंज की बात हो तो उसमें जो नंबर होता है वही नंबर अपन को लेना, मतलब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की आपको पोजीशन पूछे तो फोर्थ बीटा कर देना। अब आपको बोला सेवंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताओ तो क्या हो जाएगी 7 बीटा, सेम नंबर लगा दो। अब वो बोल रहे फोर्थ डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज जब भी आएगी अपन को आधा गियर हाफ गियर पीछे चल जाना है, आधा पीछे चल जाना है। जैसे उसने बोला फोर्थ डार्क फ्रिंज मतलब 3.5 बीटा आ जाएगा। अरे समझ में आता ना क्या, अभी जितना बोलो उतना ध्यान रखो, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। जिसने बोला थर्ड डार्क फ्रिंज तो मतलब आधा गियर पीछे जाना मतलब 2.5 बीटा। उसने बोला 11th डार्क फ्रिंज मतलब 10.5 बीटा। उसने बोला 47th ब्राइट फ्रिंज मतलब ब्राइट आ रही है तो सेम आएगा तो 47 बीटा। उसने बोला 53 डार्क फ्रिंज मतलब 52.5 बीटा। डार्क आ रहा है मतलब आधा गियर पीछे जाना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इसने क्या बोला, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज तो 3 बीटा। बीटा की वैल्यू अपन को पता है, ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी।
पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट बोल रहा सेम आ जाएगा तो 5 बीटा, 5 बीटा की वैल्यू पता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब क्या है पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज, डार्क बोल रहा है मतलब आधा गेट पीछे जाना है, मतलब 1.5 बीटा मतलब 1.5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब वो पूछ रहा है एट्थ डार्क फ्रिंज, डार्क का मतलब क्या है आधा गियर वापस पीछे जाना, मतलब एट्थ की जगह क्या आ जाएगा 7.5 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आया समझ में, बस यही चीज है, डार्क में अपन को आधा गियर पीछे ले आना। अब कभी कभी ये बोलता है ध्यान से देखो, वाई डी एसी अगर आपके पास पानी में है ना, वाई डी एसी पानी में है तो पानी में जो आपका लेमडा होती है वेवलेंथ होती है वो म्यू से कम हो जाती है, तो लेमडा मीडियम क्या हो जाएगा, कभी भी आपको मीडियम चेंज करा तो आपको क्या सीधा क्या कर देना लेमडा मीडियम इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू। तो लेमडा अगर पानी में है तो लेमडा मीडियम इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू, देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है। सेम अगर लेमडा कम होगा तो बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, मतलब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, मतलब लेमडा कम होता है बीटा भी होगा, तो बीटा मीडियम क्या हो जाएगा बीटा वैक्यूम मतलब बीटा नॉर्मल अपॉन म्यू। सेम ऐसे अल्फा मीडियम क्या हो जाएगा अल्फा वैक्यूम अपॉन म्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट किया भाई साहब जी, उसमें क्या होगा दो आपके पास वेवलेंथ ली लेमडा 1 और लेमडा 2, अब दोनों के वो बोल रहे हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या एक ही जगह बन रहे हैं, है ना, एक ही जगह कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज याद रख लेनी है n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 लेमडा 2। ये आपको याद रखना कैसे आता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे इसकी मान लो अपन ने n1 फ्रिंज ले ली, अब ये n1 कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसकी भी n2 फ्रिंज ले ली, ये भी 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा y इक्वल टू n1 इंटू बीटा, इसके लिए n2 इंटू बीटा। अब बोले दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दिए, मतलब दोनों एक ही जगह है, मतलब दोनों एक ही जगह कोइंसाइड हो रही है। इसका मतलब क्लियरली क्या है बेटा कि n1 बीटा इक्वल टू n2 बीटा, क्योंकि कोइंसाइड हो रही है ना, एक ही जगह ओवरलैप कर रही है, तो बीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा लेमडा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लेमडा 1 दे रखा है, लेमडा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये डी से डी कट जाएगा तो n1 लेमडा इक्वल टू m2 लेमडा 2। अब क्वेश्चन करेंगे दबा के, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नीट 2019 का क्वेश्चन क्या है भाई साहब के पास, इसने बोला ये बहुत बकवास करी इसने, है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते ना, टाइम की कमी इसलिए मैं क्लियर चलता हूँ। इसने आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे दी 0.2 डिग्री और आपको पूछा कि अगर ये वाटर में है तो कितनी होगी। मैंने अभी क्या बोला, अगर मीडियम चेंज होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या, तो अल्फा मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन म्यू। अल्फा कितना दे रखा है एयर में 0.2 अपॉन म्यू की वैल्यू 4/3, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 0.6 अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा 0.15। सीधा ऑप्शन नंबर 3 टिक करो। अब इसने 50 चीजें बोल रही है, इसको वेवलेंथ भी दे दी, इसने आपको ये कैपिटल डी भी दे दिया, काम का ही नहीं है ना, उसने सीधा मीडियम चेंज किया। अल्फा मीडियम इक्वल टू अल्फा वैक्यूम अपॉन म्यू होता है, अल्फा वैक्यूम क्वेश्चन में 0.2 दे रखा है, मतलब अल्फा एयर का 0.2 दे रखा है, अपॉन म्यू की वैल्यू सीधा कैलकुलेशन करेंगे आंसर देंगे, ये पूरी कैलकुलेशन आपके पास है। चलो नीट 2020 का क्वेश्चन क्या है, वाईडीएससी में क्या किया गया है, सेपरेशन बिटवीन कोर एंड सोर्स, मतलब स्मॉल डी को तो हाफ कर दिया गया है, मतलब स्मॉल डी को तो d/2 कर दिया है, और जो स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है मतलब कैपिटल डी को आपको क्या कर दिया है दोगुना कर दिया है। तो फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो बीटा इक्वल टू क्या होता है लेमडा कैपिटल डी मतलब 2d अपॉन स्मॉल डी मतलब d/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मतलब 4 गुना हो जाएगी ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये नीट 2020 का क्वेश्चन आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस लास्ट तक देखते रहो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्या है कि आपको, हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार भी लगा रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में 2% लोग ही कर पाते हैं, 98 तो कर ही नहीं पाएंगे ना, तो ये अच्छे से देखो। वाईडीएससी में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है 8th जो ब्राइट फ्रिंज है मीडियम की, 8th ब्राइट फ्रिंज मीडियम की, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 5th डार्क फ्रिंज एयर में, 5th डार्क फ्रिंज एयर में। अब क्या ब्राइट की बात आ गई तो 8 बीटा, मैंने अभी आपको बताया ब्राइट में 8 बीटा और इसमें मीडियम में है तो बीटा बाई म्यू हो जाएगा, और ये क्या 5th एयर है मतलब 4.5 बीटा, बस इतना ही है, हो गया क्वेश्चन। 8th बीटा बाई म्यू इक्वल्स टू 4.5 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का डी भी सेम है, स्मॉल डी भी सेम है, लेमडा भी सेम है, तो म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/4.5, तो 8/4.5 मतलब 1.78 आपका फोर्थ आंसर हो गया। बहुत बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, और ये 2017 का बहुत अच्छा पेपर होता था, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं बता रहा हूँ 100 में से एक ही बच्चा कर पाएगा इसको। दोबारा बता देता हूँ, 8th ब्राइट फ्रिंज आपको मीडियम में बोला है, मतलब 8 ब्राइट फ्रिंज है तो सेम आ जाएगा 8 बीटा, मीडियम बोला है मतलब म्यू, 5th ब्राइट फ्रिंज डार्क, सॉरी 5th डार्क फ्रिंज बोला मतलब आधा गियर पीछे लेंगे 4.5 बीटा, बीटा से बीटा काट दो, म्यू इक्वल्स टू 8/4.5। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत छोटा चैनल है, मैं बहुत बच्चों तक पहुंचना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो प्लीज शेयर कर सको उतना कर दीजिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब जी, आपको क्या दे रखा है, वाईडीएससी की बात कर रही है, स्लिट के मतलब स्मॉल डी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, कैपिटल डी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, बीटा की वैल्यू आपको ये दे रखी है, लेमडा पूछा है, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 3 चीज आपको दे रखी है, एक चीज आपको पूछिए, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर करोगे 600 नैनोमीटर आ जाएगा, आपके पास कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखी है, तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाईडीएससी में जो है भाई साहब जी आपके पास ये म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1.44, ठीक है, ठीक है, ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास लेमडा की वैल्यू दे रखी है, और ये आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको पूछा क्या इसने, है पूछा क्या है ला 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 ला
बीटा ही पूछा आपको, बीटा पूछा ना, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बस लैम्डा की जगह, अब ये मीडियम की बात हो रही तो लैम्डा बाई म्यू आएगा, इतना ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू आएगा, बस लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू करेंगे, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये सीधा सीधा आपके पास पूरी वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यार थोड़ा सा ये अटक रहा है ना, थोड़ा सा आई थिंक पीछे चल रहा है। तो भाई साहब ये जो आपके पास क्वेश्चन था वो था जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन, जो अभी 20 दिन पहले हुआ है। बस इसमें क्या करना था, बीटा इक्वल टू लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी करना था, बस इतना करना था। म्यू की वैल्यू ये थी। अब इतना सा करने से आपका अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। अब सोचो जेईई मेंस के क्वेश्चन अगर आप ऐसे चुटकियों में उठाओगे तो नीट के तो कहाँ रुकेंगे, नीट के तो रुकेंगे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें कंसेप्ट समझाऊंगा, जो सेकंड वाला पॉइंट है ना उसमें कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें लैम्डा 1 की वैल्यू 600 नैनोमीटर, लैम्डा 2 की 500, स्मॉल डी 2, स्मॉल कैपिटल डी 1 दे रखा है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला तो फर्जी है कि आपको पूछा थर्ड ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज का मतलब 3 बीटा, अगर यहाँ पे थर्ड डार्क फ्रिंज होता तो 2.5 बीटा, बस इतना सा करना होता है। अब 3 बीटा की जगह लैम्डा की जगह 600 आ जाएगा, इंटू कैपिटल डी की जगह 1 आ जाएगा, स्मॉल डी की जगह 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर में दे रखा है। सीधा कैलकुलेट करोगे आपके पास पहला आंसर। अब जो सेकंड वाला है उसमें कंसेप्ट, अब कंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनना। इसमें क्या बोल रहा है, जो दोनों वेवलेंथ है वो आपके पास कोइंसाइड हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। मैंने अभी आपको बताया ओवरलैप हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। उसमें क्या कंसेप्ट लगाना है, n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। n1 लैम्डा 1 की जगह कितना आएगा 600 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 1 की जगह कितना, लैम्डा 2 की जगह 500, तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 अपॉन 600, 500 अपॉन 600, तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। मतलब अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, n1 अपॉन n2 की वैल्यू 5/6 आ रही है। इसका क्लियर मतलब क्या है, n1 की वेवलेंथ कितने 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर के लिए जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो कौन सी पोजीशन पे बनेगी, 5th पे। और जो n2 की वो वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर के लिए जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी पोजीशन कौन सी होगी, 6th ब्राइट फ्रिंज होगी। बस इतना। n1 अपॉन n2 की वैल्यू अगर मान लो 8/9 आती है, तो n1 के लिए जो वेवलेंथ होगी उसके लिए जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी पोजीशन कौन सी होगी, 8th ब्राइट फ्रिंज। n2 के लिए जो होगी वो 9th ब्राइट फ्रिंज। तो सीधा मतलब क्या है, n1 अपॉन n2 जगह अगर 3/4 है तो n1 वाली की पोजीशन 3, n2 वाली की 4। सीधा इतना ध्यान रखो आप। एक पीवाईक्यू कर लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नीट जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, 480 और 600 नैनोमीटर आपको दे रखे हैं, सीधा सीधा बस कर लो। n1 इंटू 480 बराबर n2 इंटू 600, n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू 600/480, मतलब 0 से 0 गया, 12 से काटेंगे 5/4। n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू 5/4, मतलब n1 वाली 5, n2 वाली 4। देख लो कौन सा पूछ रहा है, बताओ कितना ईजी है। पूरा मैंने यहाँ पे आपको सोल्व कर रखा, आप देख सकते हो। अगर मान लो n1 अपॉन n2 कितना आता, 8/9 आता, n1 की पूछती तो कितना आ जाएगा, सीधा 8, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम समझ में आता है, आई होप इससे समझ में आ गया। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, असरसन रीजन टाइप का क्या है, वाईडीएससी में जो आपके पास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एयर से डेंसर मीडियम है, मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ गई। अब बोल रहा है कि जो फ्रिंज है वो पास में आ जाएगी। बीटा का म्यू का क्या रिलेशन है, बीटा मीडियम इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था बीटा वैक्यूम अपॉन म्यू। अगर म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बीटा की वैल्यू कम होगी मतलब फ्रिंज वृत्त कम होगी मतलब वो क्लोजर आएंगे। मतलब बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल तगड़ी बात बोली, मतलब पहली बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरी बात को देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो है रिड्यूस करेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एयर से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात बोली है। अरे म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। डेंसर मीडियम मतलब म्यू ज्यादा है तो लैम्डा कम है, और वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। अगर आपने स्पीड कम करी तो लैम्डा तो कम ही हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे, अब ध्यान से सुनो। देखो वी कम हो रहा है तो मैंने आपको बताया वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा कम हो रहा है, और लैम्डा कम हो रहा है तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, मतलब बीटा भी कम हो रहा है। तो ऊपर वाले में वही तो था, फ्रिंज जो है वो पास आ रही थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। वाईडीएससी के लिए क्या बात करिए, क्या होता है वाईडीएससी में, मैंने आपको बताया था सेंटर पे तो क्या होती है, व्हाइट फ्रिंज बनती है, और आसपास में क्या होती है, कलर्ड फ्रिंज बनती है। क्योंकि आसपास में क्या होता है, पाथ का डिफरेंस हो जाता है। पाथ का डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स का डिफरेंस हो जाता है, डेल्टा सॉरी फेज का डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से दो इंटरफेरेंस बनते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से आपको कलर्ड मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देयर विल बी अ सेंटर ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड, ऊपर नीचे कलर्ड रहेगी, ऊपर नीचे कलर्ड रहेगी, बीच में व्हाइट कलर की ब्राइट फ्रिंज रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेईई मेन 2025 का असरसन रीजन टाइप का है। वाईडीएससी में बोल रहा है कि आपके पास जो रेड लाइट है उसकी जो है फ्रिंज जो चौड़ाई है वो ब्लू लाइट के कंपैरिजन में कम होगी। देख लेते हैं। अब देखो विबग्योर है, वी से आर तक नीचे आता है ना, विबग्योर है। आर की वेवलेंथ हमें सबसे पता है सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है मतलब इसका बीटा भी ज्यादा होगा, क्योंकि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना। तो बीटा ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब बीटा ज्यादा मतलब चौड़ाई ज्यादा है, तो रेड की तो ज्यादा होनी चाहिए ना ब्लू से। तो गलत बात है, इसने बोला रेड की कम होगी, नहीं रेड की ज्यादा होगी। कम किसकी होगी, विबग्योर की होगी।
ब्लू की होगी, रेड की तो ज़्यादा होगी क्योंकि उसका लैम्डा ज़्यादा है, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी, तो पहले तो बिल्कुल गलत बात है, फर्जी बात है, फॉल्स बात है। दूसरा रीजन क्या है, द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो बिल्कुल तगड़ी बात है, ट्रू बात है, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब पोलराइजेशन, इसमें दो चीजें, एक ब्रूस्टर लॉ, एक मेलस लॉ। 5 मिनट में आपको समझा के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बस ध्यान से सुनना। ब्रूस्टर लॉ में आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है, आपकी इंसिडेंट लाइट आई, एंगल कौन सा है, आईपी पे आएगी, अनपोलराइज लाइट होगी क्योंकि इसमें डॉट भी है और एरोज भी है। डॉट का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, एरोज का मतलब क्या है, उसी प्लेन में है। अब ये आएगी तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड मतलब सेम मीडियम में, एक रिफ्लेक्टेड मतलब दूसरे मीडियम में। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो 100% पोलराइज होगी क्योंकि इसमें सिर्फ डॉट डॉट है, और डॉट डॉट और मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होंगे वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि डॉट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने अभी बताया। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें एक डॉट बनेगा, एक ये एरो बनेगा, एक डॉट एक एरो, मतलब ये पार्शियली पोलराइज होगी। ध्यान से सुनो, 2 जगह डिवाइड हुई, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड कंप्लीट पोलराइज, रिफ्लेक्टेड पार्शियली पोलराइज। रिफ्लेक्टेड में डॉट डॉट बनेंगे मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, मतलब दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू 10 IP, यहाँ पे IP क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। अब इसकी जो IP की वैल्यू होगी वो हमेशा 45 से 90 के बीच में वेरी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि म्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है मीडियम के लिए। अब 1 से ज़्यादा होता है तो जो 10 की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा कब होती है, 1045 की वैल्यू आप सबको पता 1 होती है, 1090 की वैल्यू आप सबको पता है इनफाइनाइट होती है, मतलब 45 से लेके 90 के बीच में ही वो वेरी करेगा। 1037 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1037 की वैल्यू कितनी होती है, 3/4, ये कितना होता है 0.75 होता है, तो 1 से कम आ गया ना, इसलिए नहीं होता, तो हमेशा 45 से 90 तक ही वेरी करेगा। आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ किसके बीच में वेरी करता है, अभी बताया 45 से 90 हो गया 1 सेकंड में। बताओ फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 1 सेकंड में हो रहे हैं, और क्या चाहिए। नीट 2018 का क्वेश्चन है, सेम ब्रूस्टर्स लॉ पे है, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज होती है, और इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। अभी आपको मैंने बताया प्लेन के परपेंडिकुलर होता है क्योंकि डॉट 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 होता है इसमें, ठीक है। चलो चलो, नीट 2024 का क्वेश्चन क्या है, ब्रूस्टर लॉ में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टेड लाइट तो कंप्लीटली पोलराइज होती है क्योंकि डॉट डॉट बनते हैं, और रिफ्लेक्टेड में एक डॉट एक एरो, एक डॉट एक एरो, तो ये एक दूसरे से सॉरी ये पार्शली पोलराइज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अब मेलस लॉ बात करते हैं। मेलस लॉ में आप सीधा इतना ध्यान में रखिए, ये क्या होता है, ये एक पोलराइड होता है। पोलराइड का काम क्या होता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से अपन ने आई नोट की इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट डाली मान लो, तो जो पहला पोलराइड होगा इसमें कभी भी अपन मेलस लॉ नहीं लगाते। मेलस लॉ क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास आई नोट आई तो सीधा 50% फ्लेट ऑफ कर देंगे, कोई लॉ नहीं लगाना। अगर आई नोट आई तो सीधा स्क्रिप्ट क्रॉस होने के बाद आई नोट बाई 2 होती है, क्योंकि वो आधी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आधी को आगे भेज देता है। अगर आई नोट बाई 2 आएगी तो सीधा आई नोट बाई 4 हो जाएगा, आई नोट बाई 10 आएगी तो सीधा आई नोट बाई 20 हो जाएगा, मतलब सीधा आधा हो जाएगा। अब जो दूसरा है, दूसरा पोलराइड होगा वो ट्रांसमिट करेगा, अगर थीटा एंगल पे है ये तो आई ट्रांसमिट क्या आएगी, आई इंसिडेंट कोस स्क्वायर थीटा। आई इंसिडेंट क्या, जो ये वाला होगा। अब यहाँ पे आई नोट बाई 2 है तो यहाँ पे आई नोट बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं भी मान लो अगर आई नोट बाई 10 आता था तो पहला वाला क्या करता है, आई नोट बाई 20 कर देता, तो यहाँ की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, आई नोट बाई 20। आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों से क्वेश्चन हुआ था। अब मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट जो है आई नोट P1 में डाली, ठीक है। आई नोट यहाँ पे P1 में यहाँ पे अपन ने डाल दी, ठीक है। और जो P3 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों के बीच में है। और P2 के साथ कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में देखा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो P2 से जो लाइट निकलेगी वो कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, ये P3 है। अब ध्यान से देखो, ये वाला इस टाइप का यहाँ पे आपके पास कुछ डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम में सबसे पहले अपन ने आई नोट डाली तो सीधा सीधा पहली बार तो कोई मेलस नहीं लगाना, मैंने बोला था 50% फ्लैट हो तो ये आई नोट बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा, आपके पास ये P3 आ गया बीच में, तो यहाँ पे आपके पास लगाना पड़ेगा मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या था, आई इंसिडेंट। आई इंसिडेंट यहाँ पे कितना हो गया, आई नोट बाई 2 है, तो आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 45, क्योंकि एंगल ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, तो कोस स्क्वायर 45, 40 कोस 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो आई नोट बाई 2 इंटू आई नोट बाई 2, ये कितना हो जाएगा आई नोट बाई 4। अब आई नोट बाई 4 जल्दीबाजी में देख के आंसर मत कर देना, ये अभी तक यहाँ वाला आया है, यहाँ वाला अपन को निकालना है, यहाँ वाला। तो एक और बार मैंने लगाएंगे तो इस बार आई इंसिडेंट कितना हो जाएगा, आई नोट बाई 4 वापस से कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो आई नोट बाई 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास आई नोट बाई 8 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चों से होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। यही था आज के वेव ऑप्टिक्स के लिए। एक टॉपिक अपने छोड़ा है डिफ्रेक्शन, तो वो कभी फिर और करेंगे। मैक्सिमम चांस आपके नीट में यहीं से क्वेश्चन आएगा, या तो YDAC से आएगा, बीटा से आएगा फ्रिंज विड्थ, या फिर मेलस ब्रूस्टर लॉ से आएगा। 90% चांस है यहीं से है। आई होप यहीं से आएगा। आपको पूरा समझ गया होगा। समझ गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना, नया चैप्टर क्या चाहिए, अच्छा लगा तो वो बता देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत छोटा चैनल में चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो मैंने पूरा अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। आई होप समझ में आएगा। फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से डॉक्टर